हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा। तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट जो कि है 134 सबसेक्शन 3, जो कि डील करता है बोर्ड रिपोर्ट से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बोर्ड रिपोर्ट किसी भी कंपनी में जब बनती है वो इसलिए बनती है कि उसको हम एनुअल रिपोर्ट के साथ बोर्ड रिपोर्ट हम शेयर होल्डर्स को देते हैं ताकि शेयर होल्डर्स को कंपनी के बारे में एक फेयर आइडिया लग सके। तो बोर्ड रिपोर्ट में जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं वो 134 सबसेक्शन 3 में लिखी हुई हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं 134 सबसेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले 134 सबसेक्शन 3 बोलता है देयर शैल बी अटैच्ड टू स्टेटमेंट्स लेड बिफोर अ कंपनी इन जनरल मीटिंग अ रिपोर्ट बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच शैल इंक्लूड। तो मतलब जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करते हैं जनरल मीटिंग में, तो जब भी प्रेजेंट करते हैं क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रेजेंट करते हैं एनुअल रिपोर्ट के थ्रू। तो एनुअल रिपोर्ट में हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जाती हैं और वो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर के सामने जब प्रेजेंट की जाती है तो जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो अपनी एक रिपोर्ट बना के शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं जिसको बोर्ड रिपोर्ट बोला जाता है। अब उस बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या आता है, सबसे पहले द एक्सट्रैक्ट ऑफ द एनुअल रिटर्न एज प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 92। तो जो हमारी एनुअल रिटर्न होती है जो कि सेक्शन 92 में जाती है उसका एक एक्सट्रैक्ट हम देते हैं शेयर होल्डर्स को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में, जिसका फॉर्म है MGT 9 में हम अपने शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं, एक एक्सट्रैक्ट देते हैं एनुअल रिटर्न का। दूसरा नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, कि मतलब पिछले बीते साल में कंपनी की कितनी बोर्ड मीटिंग्स हुई हैं। फिर डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो डायरेक्टर्स के द्वारा दी जाती है। वो उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। फिर उसके बाद आता है डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड्स reported by auditors under subsection 12 of section 143 other than those which are reportable to the central government। तो एक सेक्शन है कंपनीज एक्ट में 143 सबसेक्शन 12 जिसमें कि फ्रॉड रिपोर्टिंग की जाती है। फ्रॉड रिपोर्टिंग भी दो तरीके से की जा सकती है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम या तो आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्रॉड रिपोर्टिंग करते हैं या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या फिर ऑडिट कमेटी को। तो उसमें दो तरीके की फ्रॉड रिपोर्टिंग होती है। तो हमें बोर्ड रिपोर्ट में कौन सी फ्रॉड रिपोर्टिंग दिखानी है, वो वाली फ्रॉड रिपोर्टिंग जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं की जाती, मतलब जो कि या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर ऑडिट कमेटी को की जाती है, वो वाली बोर्ड रिपोर्ट में हमें उस वाले फ्रॉड रिपोर्ट को दिखाना है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वाली को नहीं दिखाना है। फिर डी क्लॉज बोलता है आई स्टेटमेंट ऑन डिक्लेरेशन गिवन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 149। तो 149 सबसेक्शन 6 में एक तरीके से कंडीशंस या फिर क्वालिफिकेशन या फिर डिसक्वालिफिकेशन बोल सकते हो आप, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए दी गई हैं। मतलब कि 149(6) की कंडीशंस अगर कोई भी डायरेक्टर सेटिस्फाई करता है, तो अगर कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेटिस्फाई करता है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहलाया जाएगा। तो इसके लिए भी एक स्टेटमेंट देनी है, मतलब बोर्ड रिपोर्ट में इसके लिए भी एक स्टेटमेंट जाएगी कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे वो डिक्लेरेशन देंगे कि उन्होंने सारी कंडीशंस 149 सबसेक्शन 6 की सेटिस्फाइड की गई है उनके द्वारा। फिर ई क्लॉज बोलता है इन केस ऑफ अ कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 178 सेक्शन है आपका नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी का। अगर कंपनी कवर्ड है 178 सबसेक्शन 1 में, मतलब उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है एनआरसी क्रिएट करने की, मतलब एनआरसी कमेटी को बनाने की, तो कंपनी को कंपनीज पॉलिसी ऑन डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट, कंपनी की क्या पॉलिसी है डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए, एंड रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशन, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर मैटर्स प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 178। तो 178 की सबसेक्शन 3 में कुछ कंडीशंस और क्राइटेरियाज दी गई हैं जो कि सेटिस्फाई करनी होती हैं डायरेक्टर्स को, और उनके अपॉइंटमेंट में उनके रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग, और कंपनी की पॉलिसी क्या है कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए और उनकी रेम्यूनरेशन को डिसाइड करने के लिए। तो इसका भी एक स्टेटमेंट जाता है आपका बोर्ड रिपोर्ट में। फिर एफ क्लॉज बोलता है एक्सप्लेनेशन और कमेंट्स बाय द बोर्ड ऑन एवरी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्स remark or disclaimer made by the auditor in his report and by the company secretary in practice in his secretarial report। तो सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म होता है MR3। तो अगर मतलब किसी भी कंपनी में ऑडिटर यानी कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर और सेक्रेटेरियल ऑडिटर के द्वारा अगर कोई क्वालिफिकेशन या रिजर्वेशन या फिर रिमार्क्स दिया गया है, क्वालिफिकेशन होता है कि अगर मतलब उसकी कोई ऑब्जर्वेशन है, कंपनी ने किसी लॉ से कंप्लाई नहीं किया और उसकी ऑडिटर्स के उसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस है या फिर क्वालिफिकेशंस हैं, वो क्वालिफिकेशन एडवर्स भी हो सकते हैं।
तो उसके ऊपर बोर्ड का क्या कमेंट है और बोर्ड की क्या एक्सप्लेनेशन है, वो भी हम अपनी बोर्ड रिपोर्ट में देंगे। फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ लोन्स, गारंटीज और इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 186। तो कंपनी ने अगर कोई मतलब लोन लिया या दिया है या फिर कोई गारंटी दी है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट किया है अंडर सेक्शन 186, तो उसकी भी डिटेल हमें बोर्ड रिपोर्ट में देनी है। फिर पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स विथ रिलेटेड पार्टीज रेफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 188 इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। अगर कंपनी ने कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की है या फिर कोई अरेंजमेंट किया है तो उसका भी डिस्क्लोजर उनको बोर्ड रिपोर्ट में करना होगा। फिर द स्टेट ऑफ द कंपनीज अफेयर्स, कंपनी के अफेयर्स क्या क्या है, मतलब कंपनी क्या क्या कर रही है, पिछले बीते साल में उसने क्या क्या किया। द अमाउंट्स इफ एनी विच इट प्रपोजेस टू कैरी टू एनी रिजर्व्स, अगर कंपनी कोई भी अमाउंट या फिर कोई भी सम किसी भी रिजर्व में प्रपोज कर रही है, मतलब ले जाने की सोच रही है किसी भी रिजर्व में, तो उसकी भी डिटेल बोर्ड रिपोर्ट में दी जाएगी। द अमाउंट इफ एनी विच इट रिकमेंड्स शुड बी पेड बाय वे ऑफ डिविडेंड, अगर कंपनी कोई डिविडेंड रिकमेंड कर रही है, उसको पे करने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स भी बोर्ड रिपोर्ट में जाएंगी। मटेरियल चेंजेस एंड कमिटमेंट्स इफ एनी अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी विच हैव अकर्ड बिटवीन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी टू विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेट एंड द डेट ऑफ द रिपोर्ट। कोई भी ऐसे मटेरियल चेंजेस या फिर कमिटमेंट्स जो कि अफेक्ट करती हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी को, जो कि अकर कब हुए हैं, बिटवीन द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब जब जिस ईयर के लिए आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, सपोज आप रिपोर्टिंग कर रहे हो अप टू 31 मार्च 2023, तो 31 मार्च 2023 से लेकर जिस दिन तक आप बोर्ड रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो उसके बीच में अगर कोई मटेरियल चेंज या फिर मटेरियल ट्रांजेक्शन हुआ है जिससे कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी अफेक्ट करेगी, उससे फाइनेंशियल पोजीशन आपकी कंपनी की अफेक्ट करेगी, तो उसकी भी डिटेल आपको अपनी बोर्ड रिपोर्ट में देनी है। फिर कंपनी ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एब्जॉर्व करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड आउटगो के लिए, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो जैसे ही एक्ट में प्रिस्क्राइब है उस हिसाब से उनको उस डिटेल को देना है, किसकी रिलेटेड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड आउटगो, इनके बारे में डिटेल्स बोर्ड रिपोर्ट में उनको देनी है। तो ये 134 सबसेक्शन 3 के ही कंटेंट्स हैं जो कि बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड होते हैं। अब देखते हैं कुछ रिमेनिंग कंटेंट्स। उसके बाद आता है आ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर द कंपनी इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन देयर इन ऑफ एलिमेंट ऑफ रिस्क इफ एनी विच इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड में थ्रेटन द एक्सिस्टेंस ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले मतलब इसमें क्या देखते हैं हम, कंपनी के पास कोई रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है या नहीं है, या फिर मतलब उसमें क्या डेवलपमेंट हुई, अगर कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी है कंपनी के पास रिस्क मैनेजमेंट को लेकर तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, उसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट मेजर्स को कंपनी ने इम्प्लाई किया है वो देखेंगे। फिर उसके बाद जो एलिमेंट ऑफ रिस्क है, मतलब ऐसे कौन कौन से एलिमेंट ऑफ रिस्क जो अभी तक कंपनी ने ऑब्जर्व किए हैं जो कि बोर्ड की नज़र में क्या कहते हैं कंपनी के एग्जिस्टेंस को थ्रेट कर सकते हैं, तो इसकी भी डिटेल बोर्ड रिपोर्ट में जाएगी। फिर उसके बाद द डिटेल्स अबाउट द पॉलिसी डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द कंपनी ऑन CSR इनिशिएटिव्स टेकन ड्यूरिंग द ईयर। तो मतलब CSR पॉलिसी में कंपनी ने क्या क्या चेंजेस किए, अगर कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी या फिर कैसे उसको डेवलप किया या फिर इम्प्लीमेंट कैसे कैसे किया गया, तो CSR से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो बोर्ड रिपोर्ट में जाएंगी। फिर इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग सच पेड अप कैपिटल, सच मतलब यहाँ पर मोर देन 25 करोड़ रुपीज़, अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी या फिर अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 25 करोड़ रुपीज़ है, तो एक स्टेटमेंट देगी इंडिकेटिंग द मैनर इन विच formal annual evaluation has been made by the board of its own performance and that of its committee and individual directors। अगर कोई लिस्टेड कंपनी है या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 25 करोड़ रुपीज़ है, तो वो एक फॉर्मल एनुअल इवेल्यूएशन रिपोर्ट देगी जिसमें वो क्या इवेल्युएट करेगी, बोर्ड की परफॉर्मेंस, कमिटीज़ की परफॉर्मेंस, जो भी मैंडेटरी कमिटीज़ हैं जैसे कि ऑडिट कमेटी हो गई, NRC हो गई, और आपकी ये दोनों कमेटी और जो अदर मैंडेटरी कमिटीज़ हैं, और इंडिविजुअल डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस को, तो उसके लिए भी एक फॉर्मल एनुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट बोर्ड रिपोर्ट में जाएगी। और फिर उसका सच अदर मैटर्स एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, अगर और कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर है जो कि एज में भी प्रिस्क्राइब्ड हो सकता है उसको भी बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये कंटेंट था जो कि बोर्ड रिपोर्ट में जाना होता है 134 सबसेक्शन 3 के हिसाब से। अब एक वर्ड आया था डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, तो मैं आपको बता दूं वो 134 सबसेक्शन 5 में दिया गया है कि डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होता क्या है। आइए देखते हैं डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के बारे में।
तो सबसे पहले द डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट रेफर्ड इन क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 3 शैल स्टेट दैट इन द प्रिपरेशन ऑफ द एनुअल अकाउंट्स द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैड बीन फॉलोड अलॉन्ग विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रिलेटिंग टू मटेरियल डिपार्चर्स। तो मतलब कंपनी ने कंप्लाई किया है एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रही, तो उसका ध्यान रखा गया है। फिर उसका द डायरेक्टर्स हैड सिलेक्टेड, मतलब उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो भी उन पर अप्लाई हो रही थी उसको उन्होंने अप्लाई किया है और कंसिस्टेंटली जो भी जजमेंट्स और एस्टिमेट्स रीजनेबल और प्रूडेंट थे, सो एज टू गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी फॉर दैट पीरियड। तो मतलब कंपनी ने सारे पहले पॉइंट में बोला गया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई किया है, सेकंड में अकाउंटिंग पॉलिसीज से कंप्लाई किया गया है, थर्ड पॉइंट बोलता है कि द डायरेक्टर्स हैड टेकन प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर ऑफ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एडिकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो मतलब डायरेक्टर्स ने सारे ही स्टेप्स लिए हैं और सफिशिएंट स्टेप्स लिए हैं मेंटेन करने के लिए सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, और सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स से रिलेटेड ऑफ द कंपनी एंड फॉर प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड एंड अदर इरेगुलरिटीज़। मतलब एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि कंपनी ने इंटरनल कंट्रोल के ऊपर पूरा ही ध्यान रखा है। फिर उसका डी पॉइंट बोलता है द डायरेक्टर्स हैड प्रिपेयर्ड द एनुअल अकाउंट्स ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस। तो जो कंपनीज हैं उन्होंने अपना एनुअल अकाउंट जो प्रिपेयर किया है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे किया है। और लास्ट पॉइंट बोलता है आपका द डायरेक्टर्स इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी हैड लेड डाउन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स टू बी फॉलोड बाय द कंपनी एंड दैट सच इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर एडिकेट एंड वर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। मतलब जो भी कंपनी के अंदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स थे वो अच्छे से इम्प्लीमेंट किए गए हैं और इफेक्टिवली थ्रू आउट इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। लास्ट पॉइंट है द डायरेक्टर्स हैड डिवाइस प्रॉपर सिस्टम्स टू एंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ ऑल एप्लीकेबल लॉज एंड दैट सच सिस्टम्स वर एडिकेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो डायरेक्टर्स ने डिवाइस किए हैं प्रॉपर सिस्टम ताकि सारे कंप्लायंसेस को पूरा किया जा सके, जितने भी लॉज से रिलेटेड हैं, जो जो लॉ कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो डायरेक्टर्स ने अच्छे से कंप्लाई किए हैं, मतलब कंपनी ने अच्छे से कंप्लाई किए हैं और अच्छे से ऑपरेट कर रही है। तो आई होप आपको सबसेक्शन 3 ऑफ 134 एंड सबसेक्शन 5 ऑफ 134 अच्छे से समझ में आया कि बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट जाती है, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट क्या होती है, प्लस ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेयर एक्ट से ही पढ़ाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रॉपर बेयर एक्ट से मैंने समझाया है आपको। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।